सिलवासा किसकी कैपिटल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए वेयर इज सिलवासा, है ना। और सिलवासा किसकी कैपिटल है? तो किसकी कैपिटल है? लक्षद्वीप की। तो जब लक्षद्वीप की कैपिटल सिलवासा है तो कावारती किसकी है? बताओ जरा। तो सिलवासा कैसे हो सकती है? 15,000 साल से पढ़ रहा है तू यहाँ पर, और तुझे ये नहीं पता कि कावर उसकी लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है और दादर नगर हवेली की कैपिटल क्या है? हैं? यहाँ लगने से नहीं होता है। अगर कोई नया बच्चा जवाब देता तो मैं मान भी लेता। तो कावारती किसकी कैपिटल है? लक्षद्वीप की। और जो आपके कॉपी पर क्वेश्चन में दिया हुआ है सिलवासा, वो किसकी कैपिटल है? अरे डीजी बूटी इंडिया में ही नहीं है भाई। डीजी बूटी दादर एंड नागर हवेली की कैपिटल है क्या? सिलवासा। और दादर नागर हवेली अभी तक एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, और अब वो क्लब हो गई है। किसके साथ? डीडी के साथ, दामन एंड दीव के साथ। जब आप इंडिया के मैप पर देखोगे तो यहां पर है दीव और यहां पर है दामन। यहाँ पर है दीव और ये है दो आइलैंड है, दामन एंड दीव आइलैंड। और इधर महाराष्ट्र के मुंबई में इधर अंदर की साइड में आपको दादर नागर हवेली दिखाई देगा। ये पहले 7 यूनियन टेरिटरी जब थी तो ये सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। इसकी राजधानी सिलवासा और दामन एंड दीव की। तो ये दो आइलैंड दामन एंड दीव और ये दादर नागर हवेली। तो दादर नागर हवेली की कैपिटल थी सिलवासा, और अब जो है वो भी अब भी दादर नागर हवेली की कैपिटल सिलवासा है। लेकिन अब इवेंट ये है, सिचुएशन ये है, ये दोनों यूनियन टेरिटरी मिलाकर एक साथ कर दिए। अब ये कंबाइंड बन गई है दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। तो मुझे आप ये लोग बताएं कि दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली जो पहले अलग अलग हुआ करती थी, अब इन दोनों को एक कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट से किया गया है और कब किया गया है? कब किया गया है और कौन से अमेंडमेंट से किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। 101 अमेंडमेंट, 102 अमेंडमेंट, 103 अमेंडमेंट और 104 अमेंडमेंट। बताएं। इसमें भी तुक्के मार लो, जब यही नहीं पता कि सिलवासा किसकी राजधानी है। इधर ऑनलाइन कौन बताएगा? तुम्हारा जीना ही वेस्टेज है दुनिया में जब तुम्हें यह नहीं पता तो। अभी हम लोग यहाँ क्या खा रहे हैं? दाल। और तू जा रहा है गोबर की तरफ। मैंने इसका आंसर पूछा है, मैंने 101 पे नहीं पूछा कि ये दोनों यूनिफाइड किस अमेंडमेंट से हुए। इधर ऑनलाइन बताए जरा एक बार। क्या इनको यूनिफाइड करने के लिए अमेंडमेंट हुआ था या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर से इनको यूनिफाइड कर दिया गया? वैसे यूनिफाइड कर दिया विदाउट एनी अमेंडमेंट। जब नया राज्य बनता है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, जब नया राज्य बनता है तो संविधान के आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल्स में अमेंडमेंट होता है और कौन सी शेड्यूल में अमेंडमेंट होता है? ये बताएं क्वेश्चन जरा जल्दी से। बताएं जरा। बोलो। तो देखिए, चलो अभी पॉलिटी हो गई आप लोगों की।
हो गई पॉलिटी। तो आर्टिकल 1 बताओ जरा क्या है। भारत राज्यों का किसका संघ है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या यहाँ पर यूटी की बात हुई है कहीं पर? नहीं। पहली चीज कि यूटी की बात नहीं हुई। दूसरी चीज, जब भारत राज्यों का संघ है तो अगर किसी स्टेट में कोई हेरफेर होगा, चेंज होगा, अमेंडमेंट होगा, तो सबसे पहले आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट होगा, नंबर घटाई बढ़ाई जाएंगी। फिर आप एक तरफ ये देखते हो, जब आर्टिकल फर्स्ट को पढ़ते हो कि भारत राज्यों का संघ है, और उसमें आगे लिखा होता है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, ये भी देखने को मिलता है लिखा हुआ। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? भारत राज्यों का संघ है, किसका यूनियन है? राज्यों का। आर्टिकल 1 ये बताता है, और उसी के साथ साथ आर्टिकल 1 हमें यह भी बताता है कि हमारे पास इतने स्टेट और इतनी यूटी है। तो एक तरफ तो आर्टिकल 1 ये डिफाइन कर रहा है कि भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, तो फिर यूटी का जस्टिफिकेशन क्यों दे रहा है वो, इफ इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट? तो उस यूनियन में आपकी यूटी भी इंक्लूड है, पहली चीज। लेकिन उन यूटीज का जो अमेंडमेंट होता है, यूटीज में जो बदलाव होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से होता है, क्योंकि यूटी का नाम ही है यूनियन टेरिटरी, यूनियन की टेरिटरी, राज्यों की टेरिटरी नहीं। किसकी टेरिटरी? तो इस पर लॉ एप्लीकेबल होगा किसका? सेंटर का। तो सेंटर जब चाहे जैसे चाहे तोड़कर मरोड़ सकती है और मरोड़कर तोड़ सकती है, विदाउट मेकिंग एनी अमेंडमेंट। तो इट वाज ए ट्रैप फॉर यू कि बताओ इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है, और पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो यू ऑल वर हैंग इन दिस ट्रैप। सोचने लगे 101 में, 102, 3, 4 में। तो इट इज ए बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन कि यूटी को मॉडिफाई करने के लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। समझ आई बात? स्टेट में मॉडिफिकेशन होता है तो प्रॉपर अमेंडमेंट से होगा और उसकी कोटेशन दी जाएगी। हाँ। हम्म। किसमें नहीं हुआ था? किसी में? क्यों? आंसर दो ना उसका, खुद दो तुम आंसर। बताओ आंसर दो उसका। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन क्या बोला? मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि अगर किसी यूटी का यूनिफिकेशन चेंजमेंट होना है तो ऑर्डर कौन इशू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर किसी स्टेट का होना है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करेगी। लेकिन मेरे यहाँ पर आप कंटेंट को नहीं समझ रहे अभी भी, कि मैंने क्या बोला? इट वॉज ए ट्रैप कि अमेंडमेंट नहीं होगा लेकिन चेंज होगा। अब देखिए, जब यूटी चेंज होगी और स्टेट चेंज हो गए तो नंबर कौन से आर्टिकल में चेंज होगा? आर्टिकल 1। समझ आ रही बात? लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस होती है यूनिफिकेशन और सेपरेशन की ऑफ स्टेट्स की, तो स्टेट के लिए आप आर्टिकल 4 भी पढ़ते हैं और आर्टिकल 368 भी पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 368 में बताया गया है कि विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी वोट, और स्पेशल मेजोरिटी वोट का यूज किया जाता है स्टेट को सेग्रेट और यूनिफाई करने के लिए। उस केस में क्या होता है कि सभी राज्यों से अनुमति ली जाती है उस राज्य के विखंडन और सेपरेशन की। और कोई अमेंडमेंट जब होता है, जैसे जीएसटी बना, अब आपने देखा जीएसटी का बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या सभी राज्यों से परमिशन नहीं ली गई? ली गई ना। कोई यस कह रहा है, कोई नो कह रहा है, तो सेम प्रोसेस होती है उसमें। लेकिन अमेंडमेंट नहीं होता। अमेंडमेंट किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल में, और किसके ऑर्डर से? तो वो चाहे सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, चाहे यूटी, उन दोनों के केस में अमेंडमेंट नहीं होगा, लेकिन चेंज होगा। और कहां कहां पर होगा? आर्टिकल 1 में
और शेड्यूल 1 और 4 में राज्यसभा की सीटों में भी परिवर्तन होगा ना। तो अब यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से पहली चीज कि दमन एंड दादर नागर हवेली को यूनिफाइड करके एक यूटी बनाया गया, तो कब बनाया गया? 2021 में, 2022 में, 2019 में, कब? ऑप्शन दिया मैंने 15, 2019, 2020, 2021 और 2022, ये 4 ऑप्शन है, बताएं जरा ऑनलाइन। नहीं, 5 ऑप्शन नहीं है। अब ये आपका क्वेश्चन है लिखना और समझना ये कब बनाएगा। इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड इट आउट कि दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली एक साथ यूनिफाइड इन 4 ऑप्शंस में से कब हुए। अब यहां से जो हमारा मूल क्वेश्चन है वो क्या है कि दादर नागर हवेली की कैपिटल क्या है? सिलवासा। और उसी के साथ जो यूनिफाइड हुआ है अब दमन एंड दीव, ये किसकी कैपिटल? इसकी कैपिटल क्या है? दीव। दूसरी चीज, जब यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है सिंपल कि दादर नागर हवेली की कैपिटल क्या है, तो उसकी लोकेशन भी पूछ सकता है। तो लोकेशन कहाँ है उसकी? इस महाराष्ट्र के बॉम्बे के नियर बाई एरिया में। और जब दमन एंड दीव की लोकेशन पूछेगा तो आप बताएंगे कि जो दीव वाला हिस्सा है वो यहाँ है और दमन वाला हिस्सा यहाँ है। यानी जो दीव है वो गुजरात के समीप खंबात की खाड़ी में है और जो दमन वाला हिस्सा है वो दादर नागर हवेली के समीप मुंबई तट के पास। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन से कितनी बातें पता कर मिली अभी? पहली, ये कौन सी गल्फ है? गल्फ ऑफ खंबात। पहली बात कि ये खंबात की खाड़ी है। इस खंबात की खाड़ी में यहां पर कौन सा आइलैंड है? दीव। और इधर कौन सा आइलैंड है? दमन। यहां पर क्या है? दादर एंड नागर हवेली। ये दोनों यूनियन टेरिटरी पहले अलग अलग हुआ करती थी और अब इन दोनों को यूनिफाई कर दिया गया है। 4 ऑप्शन है, कब किया गया ये आपका काम है, फाइंड इट आउट। समझ आ गई बात? अच्छा, अब ये वाला जो हिस्सा है ये महाराष्ट्र। हाँ, क्या कह रहे हो? ये वाला हिस्सा जो है वो नियर बाई गुजरात। इज इट क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या है ऑनलाइन में? इधर किसी को कोई डाउट? दूसरा क्वेश्चन क्या है? रबी क्रॉप। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसल इनमें से कौन सी है या नहीं है। अगर आपसे स्टेटमेंट कोई पूछे कि कोई नए राज्य का निर्माण हो रहा है या यूनियन टेरिटरी बन रही है या जम्मू कश्मीर का सेपरेशन हुआ, किस अमेंडमेंट से हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? अब अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से इनका परिवर्तन कर दिया जाता है राज्यों की सहमति के आधार पर। समझ आ रही बात? अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि क्रॉप कौन सी है। तो अब पहले आपको बताओ क्रॉप कितनी टाइप की होती है? तो पहली टाइप की क्रॉप होती है रबी, दूसरी खरीफ और तीसरी जायद। रबी, खरीफ और जायद। एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये तीनों शब्द किस भाषा के हैं? चलिए, एक सिंपल प्रश्न, ये तीनों शब्द किस भाषा के हैं?
अब आप मुझे बताएं, हमारे हिंदुस्तान में फारसी चलती है? पहले मुझे बताओ, तो वाई आर यू मेकिंग नॉनसेंस? यूज कॉमन सेंस। अब बताओ, ये संस्कृत है। अब हिंदी दिख नहीं रही है, तो क्या है ये? तो कॉमन सेंस यूज करो ना। अब यहां पर देखिए ध्यान से, 3 टाइप की फसलें, ठीक है? अच्छा, मैं अपने टर्म से समझाता हूं। इसमें कितने लेटर्स हैं? दो। दो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं लिखता हूं दो। इसमें कितने लेटर्स दिखाई दे रहे हैं? 3। लिख दिया? ये 2 और 3 वाला लिख दिया। अब मुझे बताना, इसमें कितने लेटर हैं और इसमें कितने? तो 2 वाली 2 से बिलोंग करती है, 3 वाली 3 से। समझ आई बात? जैसे बताओ, हो गया ना क्लियर? अब बताओ, अब इसमें 2 से ज्यादा है तो किस में जाएगी? इसी में ही। भाई 2 और 3 की बात कर रहा हूं ना। रबी की ये है, मुझे पता है, पता। वेट, रुको जरा, सबर करो। 2 और 3, ठीक है? अब देखो यहाँ पर पहला जो कॉमन हमारा ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये वाली ट्रिक जो 2 और 3 वाली है, ये 90% अप्लाई होगी इस क्वेश्चन पर। अब बचा कितना? ये 10% एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कि आपको कई फसलें ऐसी होंगी जिनके अक्षर 3 नाम से होंगे और वो रबी की फसल होगी, जैसे अरहर, मक्का, ज्वार। इस तरीके की फसलें जो 3 या 3 से ज्यादा लेटर्स वाली है, और जो एक्सेप्शन है वो किसकी होंगी? और ऐसे ही कुछ फसलें हैं गिनी चुनी 2-4 जो 2 नाम वाली हैं, वो किसकी होंगी? अगर आप उन एक्सेप्शंस को याद कर लें तो ये कोड पूरा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आपको क्या करना है, रबी और खरीफ में से केवल उन एक्सेप्शन को याद करना है कि कौन सी फसल जो 2 अक्षर वाली है वो खरीफ की है, और कौन सी फसल जो 2 अक्षर से ज्यादा अक्षर वाली है, लेटर्स वाली है, वो रबी की है। बाकी पे तो रूल अप्लाई हो रहा है। अब ऑप्शन 4 है आपके, और क्वेश्चन क्या है देखो जरा। अब इसमें क्या पूछा है? नॉट अ रबी क्रॉप। तो देख लो, गेहूं में 2 लेटर्स, चने में 2 लेटर, और चावल में कितने? 3। तो ये हो गई कि रबी की फसल नहीं है। ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। तो आपको क्वेश्चन की ट्रिक समझ में आ गई। 90% मैंने यहां पर ये क्लियर कर दिया। अब बच गई 10%। 10% आप याद कर लेंगे। इज इट क्लियर? आप देखो यहां पर एक क्वेश्चन और, कि रबी की फसल और खरीफ की फसल की बुआई, सोनिंग, कब होती है? कब वो बोई जाएगी और कब उसकी हार्वेस्टिंग होगी, कब उसको काटेंगे? ठीक है? अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनिए। आप जब मंथ्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ मंथ्स के लेटर स्मॉल हैं और कुछ के लार्ज हैं, है या नहीं? जैसे मई, और मैं जून की बात करता हूं, मई और जून। अब बात करता हूं अक्टूबर से दिसंबर की, अक्टूबर से दिसंबर की। समझ आ रही बात? अब ध्यान से देखो, स्मॉल लेटर मतलब छोटा, इन दोनों में स्मॉल कौन है? इसको इसके साथ जोड़ दो। और लार्ज मतलब बड़ा, इसको इसके साथ जोड़ दो। तो ये है इनकी सोनिंग का टाइम, बुआई का टाइम। यानी जो मई जून है वो कौन सी फसल बोई जाती है उस टाइम पे? रबी। अब ध्यान से देखो, अब वाइस वर्षा है ये, जब इनकी हार्वेस्टिंग होगी, जब बोई यहां पर जाएगी तो काटी इधर जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बता दिया। अरे रुक जाओ, इसका, हाँ, इसका ये और ये यहाँ पर ये उल्टा हो गया। देखो ध्यान से, जो छोटा वाला है वो बड़े के साथ,
और जो बड़ा वाला है वो छोटे के साथ आप रिलेट करना है, लेकिन जो कटाई का टाइम है इनका वो सेम है, छोटे वाले के साथ छोटा वाला और बड़े वाले के साथ बड़ा वाला। अब यहाँ पर देखो रबी की फसल बोई कब जा रही है, बड़े महीनों में, और काटी कब जाएगी, छोटे महीनों में, ठीक है। और खरीफ की फसल जो बड़ी फसल है वो कौन से महीने में बोई जा रही है, छोटे महीनों में, और काटी कब जाएगी, बड़े महीनों में। अब यहाँ पर एक बीच में हॉल्ट आता है, जैसे अक्टूबर दिसंबर के बाद देखो जनवरी फरवरी तक इनकी कटाई चलती है, जो यहाँ पर कटने वाली फसल होती है उनकी कटाई जनवरी फरवरी तक चलती है। मकर संक्रांति जनवरी में मनाते हो ना, लोहरी मकर संक्रांति फसलों की कटाई के पर्सपेक्टिव ही सारे फेस्टिवल्स हैं, तो जनवरी और फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक ये कटाई चलती है। अब इसके बाद जो मार्च और अप्रैल वाला महीना बच गया इधर, ये ऐसा महीना होता है जिसमें ना तो कोई नई फसल बोई जाती और ना ही काटी जाती। तो इस टाइम में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो इसका होता है, मार्च अप्रैल और मई, यानी रबी की फसल बोने से खरीफ की फसल बोने से पहले, जब खरीफ की फसल बोई जाती है और रबी की फसल काटी जाती है, तो रबी की फसल काटी जाने और खरीफ की फसल बोई जाने के बीच का जो स्लॉट होता है उस स्लॉट में जायद फसल का प्रोडक्शन किया जाता है। और जायद फसल वाटर प्रोड्यूसिंग फसल है, जैसे खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, इस तरीके की जो फसलें हैं ये कौन सी फसलें हैं, जिन्हें जायद फसलें कहा जाता है। और आप देखोगे मार्च यानी अप्रैल मई जून, अभी 3 महीने चल रहे हैं, इसी टाइम पर खरबूजा खीरा ककड़ी थोक के भाव में आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो। और जैसे जैसे महीने 2 महीने सेपरेट आप पास कर दोगे इनकी प्रोडक्शन घट जाएगी, क्यों, क्योंकि खरीफ की फसल की बुआई शुरू हो जाएगी। अब देखो यहां पर जायद की फसल में प्लस पॉइंट क्या है कि ये उगने और कटने में बहुत कम टाइम लेती, 2 से 3 महीने में ही फसल पककर तैयार, और मार्केट में आप उसको बेचकर खा के पचा के फिर नई फसल के लिए तैयार कर देते। समझ आ रही बात। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें कम टाइम में आपकी खेती हो जाएगी। और दूसरी ये फसल ऐसी होती है जो कंपैरेटिवली मार्केट में रबी और खरीफ की तुलना में ज्यादा कॉस्टली चली जाती है। भाई आप देखोगे कि खरबूज तरबूज खीरा ककड़ी ये रेट्स में आप देखो 50 रुपए केजी 40 रुपए केजी निकल जाते हैं क्वांटिटेटिवली भी, और फिर मिनिमम पीरियड में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाता है। तो इसका क्या है यहाँ पर प्लस पॉइंट कि ये यहाँ पर जिसको बोलते हैं ना कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें, इन फसलों को कैश क्रॉप्स की कैटेगरी में रखा जाता है। कौन सी कैटेगरी में, कैश। जैसे गन्ना बहुत कैश लेकर आती, गन्ने की फसल से, अब देखो चीनी शुगर मिल्स में जाते हैं तो गन्ने की फसल से कैश आता है। अब जैसे सोयाबीन, तो ऐसी कुछ फसलें हैं जिनसे हमें ज्यादा आमदनी होती है, उन फसलों को कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है, जिन्हें बोलते हैं नकदी फसलें, जिनसे नकद ज्यादा आता है, कैश ज्यादा आता है। तो जायद फसलों को नकदी फसलों की कैटेगरी में भी रखा जाता है। इज इट क्लियर। तो देखो अगर टेक्निकली आपसे पूछा जाएगा कि जायद फसलें किस महीने में बोई जाती हैं, तो आप बताओगे मार्च से मई के बीच में इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और अगर नॉन टेक्निकली पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा क्या कि जायद फसलें कब बोई जाती हैं, तो खरीफ की फसल की बुआई और रबी की फसल की कटाई से पहले, यानी इन दोनों के बीच में, इसको बोने और इसको काटने के बाद, इसको बोने से पहले और इसको काटने के बाद। ये कटी, खेत खाली हुए, अपना बोना शुरू कर दिया, इसकी बुआई, अरे तो इसकी बुआई बोल तो रहा हूं, इसकी बुआई से पहले, सॉरी इसकी कटाई के पहले और इसकी बुआई के बाद। समझ गए ना मेरी भावनाओं को, अरे मेरी भावनाओं को समझ गए ना। दोनों के बीच में इनको करा जाता है, किसको, जायद फसलों को। तीसरा क्वेश्चन, माउंट महेंद्रगिरी। अच्छा तो रबी खरीफ और जायद में कर लोगे ना, और जो वो कौन सी है एक्सेप्शनल फसलें, वो याद कर लेना बस। हार्डली मुश्किल से 6-7 मिलेंगी बस, मैक्सिमम 10, तो 10 तो याद कर लोगे ना।
5 5 मिलेंगे दोनों की, 5 5 याद कर लेना, वो याद कर लिया, बाकी तो आपकी कॉमन ट्रिक लग जाएगी। अदरवाइज एग्जाम में, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वो 10% है ना एक्सेप्शन, उन्हीं से मिल जाएंगे हार्ड वाले। तीसरा क्वेश्चन है माउंट महेंद्र गिरी कहां पर है? तो ऑप्शन क्या क्या है? उत्तराखंड, केरला, कर्नाटका, सिक्किम और उड़ीसा। अब उत्तराखंड किस किस का है? ऑप्शन में हाथ क्लास में जल्दी से बताओ। उत्तराखंड वाले कौन है? कर्नाटक वाले कौन है? कर्नाटक एक, और केरल, केरल वाला कौन है भाई? दो। उत्तराखंड वाले दो। हाँ हाँ, सिक्किम, सिक्किम वाला कौन है? एक। उड़ीसा दो, तीन, और चलो अब देखो यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। माउंट महेंद्र गिरी कहां पर है? उड़ीसा में। महेंद्र बाहुबली उड़ीसा में। समझ आ गई बात? ठीक है। उत्तराखंड में आप देखोगे आपको कौन कौन सी चोटी मिलेंगी उत्तराखंड में? सबसे ऊंची नंदा देवी, उसके बाद बंदरपुछ जहां से यमुना नदी निकलती है, उसके बाद माउंट कौमेत। तो ये 3 फेमस पीक्स आपको मिल जाएंगे कहां पर? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, यमुना नदी कहां से निकलती है? जब बंदरपुछ से निकलती है तो यमुनोत्री ग्लेशियर कहां होगा? बंदरपुछ पर ही होगा ना। इज इट क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में सबसे मेन है ब्रह्मगिरी। कर्नाटक में सबसे मेन है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। ठीक है। अब देखो इधर, ये कौन सा स्टेट? ये तमिलनाडु। और ये, तो ये है आपकी ब्रह्मगिरी। ठीक है। अब एक पर्वतमाला ऐसी है जो ऐसे जा रही है, कौन कौन से स्टेट में है? देखो जरा, कर्नाटक और तमिलनाडु में। अच्छा, अब ये कौन सा है? वेस्टर्न घाट। तो ब्रह्मगिरी कहां पर है? अच्छा, ये कौन सा है? ईस्टर्न घाट। ठीक है। महेंद्रगिरी कहां पर है? ईस्टर्न घाट में। अच्छा, अब देखो इन दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को कौन जोड़ रहा है? आपको दिख रहा है ना, ये तो ये दोनों को कनेक्ट कर रहे। इसका नाम क्या है? नीलगिरी। तो ये नीलगिरी है। अब यहां पर एग्जामिनर आपके भावनाओं के साथ खेलेगा। अब यहां तक पढ़ के चले गए, यहां तक आपने पढ़ लिया और पढ़कर आप चले गए कि नीलगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में है और तमिलनाडु में है, 2 राज्यों में जा रही है, 2 पर्वतमालाओं को जोड़ रही है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। इधर है आपकी ब्रह्मगिरी। अब वो पूछेगा इस नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इस नीलगिरी की हाईएस्ट पीक बतानी है आपको। तो इस नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। जैसे राजा बेटा ऐसी दोदा बेटा। तो किसकी? नीलगिरी का राजा बेटा कौन? दोदा बेटा। अब यहां पर आपकी भावनाओं से और खिलवाड़ करेगा, कहेगा इस नीलगिरी की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, और इस दोदा बेटा के सराउंडिंग एरिया में
कौन सी जनजाति रहती है और वो जनजाति के सराउंडिंग एरिया में किस प्रकार की जो हिरन की प्रजाति है पाई जाती है। हिरन, हिरन, डियर, पांडा नहीं, हिरन। समझ आ गई बात? तो यहां से 2 क्वेश्चन और पूछ लिए। अब इस नीलगिरी की पहाड़ी पर देखो भावनाओं से कितना खिलवाड़ हो रहा है आपकी। इस नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी किस क्या जंक्शन है किस किस के बीच, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच। अब इस नीलगिरी पर जो ट्राइब पाई जाती है उसका नाम है टोडा ट्राइब, मोस्ट फेमस ट्राइब ऑफ कर्नाटका। ठीक है, अच्छा। अब ये टोडा ट्राइब का जो वहां का जो लोकल एनिमल है इस नीलगिरी की हिल पर, उसका नाम है तहर। इसको बोलते हैं नीलगिरी तहर। ये प्रजाति है किसकी, डियर की, हिरन की। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है, नीलगिरी तहर। नीलगिरी हटा दोगे तो तहर बचेगा। तहर टोडा है ट्राइब जो पाई जाते हैं यहाँ पर। अब फिर और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा। वो बोलेगा कि इस नीलगिरी के क्षेत्र में किस प्रकार के फसल की खेती ज्यादा होती है। तो कर्नाटक किस लिए फेमस है, कॉफी के लिए। उसके अलावा अपनी चेरीज के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए। तो नीलगिरी की पहाड़ी वेस्टर्न घाट जो कर्नाटका वाले सेक्शन में है, ये अपने कच्चा बादाम, ठीक है, समझ आ रही बात, कच्चा बादाम इस नीलगिरी के सराउंडिंग एरिया, और उसके साथ साथ अभी क्या था, कॉफी और चेरीज, इनके लिए भी फेमस है। कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी। तो इतनी सब बातें आपको याद रखनी है। ब्रह्मगिरी, इधर कौन सी, महेंद्रगिरी। ये दोनों एक जैसे भाई बहन लगते हैं। तो ब्रह्मगिरी इधर है और महेंद्रगिरी उधर है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, और दोनों को जोड़ने वाली गिरी बीच में है। और इस गिरी पर कौन कौन सी गिरी है, कच्चा बादाम, चेरी, कॉफी, ड्राई फ्रूट्स। समझ आ रही बात? और इन गिरियों को कौन बटोर रहा है और कौन खा रहा है, ये हिरन खा रहा है और ये जनजाति बटोर रही है, बेच रही है आराम से। समझ आएगा, बातें लिख लो। है नहीं तो बताओ, महेंद्रगिरी क्लियर है? लिख लिया, बना लिया सबने? मॉर्निंग बैच में ज्योग्राफी शुरू हो गई है, पता है ना, ली थी ना। तो जो नहीं ले रहे वो अलर्ट हो जाएं। हाँ ठीक है, तो अब मेरा काम था बताना, नाउ इट इज योर ड्यूटी, अब आपका काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल योगा डे। तो इसमें तो कुछ खास है नहीं,